गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से, विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। हॉस्पिटल न किसी ने देखी थी, न किसी को शायद देखना मिलेगा। एक अलग व्यवस्था बनी थी। हॉस्पिटल में जो भी मरीज है, मरीज को क्या तकलीफ है वो किसी को पूछना नहीं है। मरीज के बेड के नीचे उनको जो डिसीज थी वो डिसीज लिख देना था। कभी कभी नई चीज होती है, लोगों के मन में आकर्षण होता है कि ऐसी व्यवस्था कैसी है। और एक आदमी हॉस्पिटल देखने के लिए आया। एक ही मंजिल, 4 ही कमरा, 4 ही मरीज। नई नई हॉस्पिटल खुली थी, सोचते थे ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं होगा। और वो एक हॉस्पिटल के बेड के नीचे एक आदमी जब आया देखने के लिए, मरीज शांति से सोया हुआ था। नर्स वहां हाजिर थी, वो भी सो रही थी। परिवार वाले कोई सभ्य नहीं थे। और बेड के नीचे एक प्लेट थी, वो प्लेट में लिखा था मरीज को बिच्छू ने काटा है, 2 दिन में मरीज को डिस्चार्ज मिल जाएगा। उनको लगा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई आवाज नहीं। और वो दूसरे कमरे में गया, वहां मरीज थोड़ा डिस्टर्ब था, हाथ पैर कर रहा था। डॉक्टर भी थोड़े टेंशन में थे। और उसने भी वहां देखा, बेड के नीचे लिखा था मरीज को सांप ने काटा है, 40% डेंजर स्थिति है, 60% आउट ऑफ डेंजर है, वो निश्चित तौर से शायद बच जाएगा। तीसरे बेड पे आया, मरीज को देखा, वो थोड़ा और दिक्कत वाला था, गाली गलौज कर रहा था, उनको संभालना पड़ता था। 2 हाथ डॉक्टर ने पकड़े थे, नर्स ने भी 2 हाथ पकड़े थे। और वो आदमी ने नीचे बेड के नीचे देखा, इतना ही लिखा था मरीज को पागल कुत्ता ने काटा है, 60% बचने का चांस नहीं है और 40% से शायद बच सकता है। बिच्छू ने काटा था, सांप ने काटा था, पागल कुत्ता ने काटा था। और चौथी बेड पे आया और उसने देखा, वो देखने के बाद हैरान हो गया। न डॉक्टर बाजू में थे, जो मरीज था उसने हाथ में एक पत्थर जैसा कोई सामान उठाया था, डॉक्टर को मारने के लिए तैयार। 4 नर्स थी, वो भी संभाल नहीं पाती थी। और लगा कि ये मार देगा शायद सबको। और बाहर जाने के प्रयास सब नर्स और डॉक्टर कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो आदमी ने बेड के नीचे जो लिखा था वो पढ़ा, इस मरीज को आदमी ने काटा है, बचने का कोई चांस नहीं है। आज सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, बिच्छू काटता है तो आदमी बच सकता है, सांप काटता है तो आदमी बच सकता है, पागल कुत्ता काटता है तो आदमी बच सकता है। आदमी जिसको काटता है बचने का चांस खलास हो जाता है। जिस जीवन का परमात्मा ने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत प्रशंसा की, इस जीवन के लिए ये ऐसा क्यों बन गया। एक ही कारण के हिसाब से वो कारण की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, ट्रेन योर ब्रेन। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मन ट्रेन नहीं है क्या, हम पागल है, करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके, वी आर वेल एजुकेटेड, वेल एस्टैब्लिश। और आप ये कहते हो कि महाराज साहब हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं है क्या। हम कोई मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाले आदमी थोड़े, हम तो समाज के बीच में साफ सुथरे आदमी है। हमारे ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत क्या है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर लाइफ। मेरी और आपकी जिंदगी क्या है, बस उसको लेकर के आज 5 बात आपसे रखना चाहता हूं। जर्नी फ्रॉम बी टू डी। एक ही कोटेशन में मेरी लाइफ की डेफिनेशन यदि बता दे, जर्नी फ्रॉम बी टू डी। कभी कभी मन में लगता है कि इतना बड़ा हमारा जीवन, उसकी डेफिनेशन बस इसमें आ जाती है, जर्नी फ्रॉम बी टू डी। हाँ, बस 2 ही शब्द है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बी माने बर्थ एंड डी माने डेथ। बस इसके बीच में हमारा जीवन चलता है। ये 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड भी बोलने में नहीं लगती है, फ्रॉम बी टू डी। मगर बीच में एक शब्द ऐसा लिखा है, सी।
और सी का अर्थ है आपकी चॉइस। आपकी मौत सुधर जाएगी, आपका जीवन सुधर जाएगा, उनका निर्णय कौन करेगा? आपकी चॉइस क्या है? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। सब्जी सड़ी हुई मिलती है और अच्छी मिलती है, आपकी चॉइस सही सब्जी पे रहती है। कांच के टुकड़े मिलते हैं और डायमंड मिलता है, आपकी चॉइस डायमंड पे रहती है। झूठी नोट सच्ची नोट दिखाई पड़ती है, आपकी चॉइस सच्ची नोट पे रहती है। एक छोटा सा प्रश्न का आपको जवाब चाहिए, आपकी चॉइस विचार के क्षेत्र में क्या है? सड़ी सब्जी में चॉइस नहीं करता हूं, कांच का टुकड़ा में कभी पसंद नहीं करता हूं, गंगा जल और गटर दो मुझे मिलती है तो गटर के पानी को मैं अवॉइड करके गंगा जल को ही मैं पसंद करता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज योर चॉइस अबाउट थॉट्स? मेरा जीवन इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया ड्यू टू चॉइस ऑफ थॉट्स। आप मुझे पूछो महाराज साहब, और मैं बताऊं आपको, कभी कभी मन में लगता है कि महाराज साहब ये चॉइस की इतनी बड़ी, थॉट्स की इतनी बड़ी ताकत, इतनी ज्यादा ताकत, एक ही छोटी चीज बताना चाहता हूं। दो चीज का पता चल जाएगा आपको कि हमारी चॉइस के हिसाब से हमारी मानसिकता क्या हाइट पे चली जाती है। सौराष्ट्र के गांव में मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं, एकदम शांति से सुनना। सौराष्ट्र के गांव में एक लड़का जो मैट्रिक की एग्जाम दे रहा था, शाम के समय में उसके मन में ख्याल आया, कल रिजल्ट था, और उसके मन में आया कि न मालूम कल यदि फेल हो गया तो क्या हुआ। मैच्योर लड़का था, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ सकता था वो लड़का भी एक चॉइस गलत करके बैठा थॉट्स की। कल यदि मेरा रिजल्ट गलत आ सकता है तो क्या हो सकता है, मेरे पिता को मुंह क्या दिखाऊंगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा क्या होगा, आगे हमारी कैरियर का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। सब कुछ वो नेगेटिव 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 सोचते चला, और ज्यादा नेगेटिव सोचने के हिसाब से इसके मन में एक भाव आ गया, इससे तो बेटर है जीवन को मैं समाप्त कर दूं। यहां बैठने वाले आप कितने भी जानते नहीं वो मुझे मालूम नहीं, 2012 की सर्वे आई सारी दुनिया में, अमेरिका, जर्मन, जापान, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड में हिंदुस्तान नंबर 1 पे आया। 2012 का ये सर्वे, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड की संख्या हिंदुस्तान की आई, और उसमें भी 15 to 20 एज वाले लड़के और लड़की, इनकी संख्या सब होकर के 70,000 थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, न जिसका बिजनेस शुरू हो चुका है, न जिसकी शादी हो चुकी है, ये एज वाले लड़के 70,000 लड़के यदि सुसाइड करते तो वाई, क्यों? ये जीवन को खत्म करने का मन इस एज में उनको हुआ क्यों? और वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लड़के के मन में नेगेटिव अप्रोच चला चला चला, ऐसा चला, उनको लगा जीने में कोई अर्थ नहीं है। बाप का एक लौता लड़का, सौराष्ट्र का ये प्रसंग करीबन 2 साल पहले का, और वो लड़के ने पंखे के नीचे डोरी लगा के सुसाइड कर दिया। और अभी एक बात सुनो आप, सुबह इनकी अर्थी स्मशान यात्रा निकली। जिस शहर में ये प्रसंग बना उस शहर में इनके पिताजी की बहुत बड़ी गुडविल थी, एक लौता लड़का था, सब हैरान थे क्या हो गया, मगर जो हुआ तो हो चुका था। अर्थी निकली, श्मशान यात्रा में गए, दाह संस्कार किया, और पूरा परिवार जब वापिस आ रहा था उसी टाइम 10वीं क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें इस लड़के को 91.5% मार्क्स थे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये सुसाइड के पीछे राज क्या था? अनसक्सेस था क्या? 91.5, फिर भी वो लड़के ने सुसाइड क्यों कर लिया? ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। आज 5 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल ये सुन लो, दूसरा एग्जाम्पल में भावनगर का था वो सुन लो। लड़का मुझे मिलने के लिए आया, और जैसे उनके चेहरे पे मुस्कान थी, बोर्ड का रिजल्ट आ चुका था, शाम को लड़का मिलने के लिए आया, तो मैंने उनको पूछा, दोस्त ये बात क्या है, तेरे चेहरे पे इतनी मुस्कान,
महाराज साहब आज रिजल्ट था। जब चेहरे पे मुस्कान दिखती है और रिजल्ट की बात बताते तो लगता है कि क्या हुआ, क्या अनुमान क्या करते हम, बहुत बड़े परसेंटेज हुए होंगे और मेरिट में आया होगा। फिर मैंने पूछा कि इतने चेहरे पे मुस्कान, महाराज साहब 3 स्टार होटल में पार्टी दे के आया, पार्टी। और फिर मैंने पूछा, सीधा पार्टी की बात करता है और एग्जाम की बात, बोर्ड की। मैंने पूछा परसेंटेज 37। सचमुच में हैरान था, 37% में कोई लड़का 3 स्टार होटल में पार्टी दे सकता है। फिर मैंने जब इनको इनका रीजन पूछा तो 37 में पार्टी देने के पीछे कोई राज है? महाराज साहब सबसे बड़ा राज ये है, 95 वाला जो क्लास में बैठेगा ना वही क्लास में मैं बैठूंगा, ये कम ताकत है मेरी क्या? आज आप सबको पूछना जानो, सच बोलो दुख क्या है? अब ये 2 एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने देखा, यू हैव टू टेल। आप एक बार टैली करो, 91.5% में यदि सुसाइड हो सकता है और 37 में भी यदि कोई पार्टी दे सकता है, मैं आपको पूछना चाहता हूं जीवन में तकलीफ है क्या? आज जो भी सभा में बैठे आप सबको एक बार सोचना, इनके लिए मैं 5 बात करना चाहता हूं। नंबर 1, थिंक फ्यूचर। अब आज थिंक फ्यूचर, सबसे पहले नंबर की बात, सिगरेट के पैकेट पे जो लिखा है, सच बोलो एट प्रेजेंट को लेके लिखा है कि फ्यूचर को लेकर के? आपको बोलना पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग करेगा उसी टाइम तो हेल्थ डिस्टर्ब होने वाली नहीं ना। ये जो भी लिखा है वो किसको लेकर के लिखा है कि फ्यूचर के लिए। अभी तुझे शायद में भी पॉसिबल मजा आ जाएगी, मगर आने वाले दिनों में तेरे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। गुटखा खाने वाला यदि गुटखा से बचता है तो इनका एक ही कारण, खाते वक्त तो उनको बहुत आनंद हो सकता है, मगर आने दिनों में भी पॉसिबल उनको कैंसर हो सकता है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो थिंक फ्यूचर के क्षेत्र में। और इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाह रहा हूं, आपके पास यदि एफडी होगी, किसको लेकर के एफडी की है? प्रेजेंट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के? हाँ, ओके। मैं आज आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो फ्यूचर के लिए तुम्हारे मन में सोच कितनी है? एक अंग्रेजी सूत्र बताना चाहता हूं, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में जितनी तैयारी ज्यादा होगी, युद्ध के समय में खून कम बहेगा। शांति के समय में तैयारी जितनी ज्यादा होगी, युद्ध के समय में खून कम बहेगा। और गुजराती एक कोटेशन है, ठंडा पोरे आगळ वधजो नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। ठंडा पोरे आगळ वधजो नहीतर तड़का वखते हैरान थशो। इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न मेरी ओर से, आप प्रेजेंट की सोचते हो कि फ्यूचर की भी सोचते हो? हमने दीक्षा क्यों नहीं? प्रेजेंट को लेकर के नहीं। जमीन में किसान जब भी बोता है, प्रेजेंट को देख करके, फ्यूचर को देख करके। आपको एक एक चीज बोलनी पड़ेगी, प्रेजेंट को देख करके, फ्यूचर को देख करके। मानो उनको मालूम है कि आज मेरे पास जो भी बीज है, भले मैं देता हूं जमीन को, आने वाले दिनों में मे भी पॉसिबल यही ताकत मेरी बन जाएगी। आज इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ऑन द एज ऑफ 70 यू विल बी हैप्पी 100%। इनके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है क्या? आज मेरे सामने जो भी बैठे उनको मैं पूछना चाहता हूं, ऑन द एज ऑफ 70, 75, 80 शायद पहुंचे तो आज के जमाने में कितनी उम्र कहां तक पहुंचेंगे कोई प्रश्न नहीं। 40-25 साल के बूढ़े देखने को मिलते हैं। इस सभा में बैठने वाले को गंभीरता से पूछना चाहता हूं, ऑन द एज ऑफ 70, 75 आपकी हैप्पीनेस अभी जितनी है उतनी ही बनी रहेगी? इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? संपत्ति की अवस्था में कल में भी पॉसिबल आपके पास आज जो संपत्ति, यदि वो कल संपत्ति न हो तो आपकी प्रसन्नता निश्चित बनी रहेगी, उनकी गारंटी क्या है? जहां भी हाथ डालते हो वहां सफलता मिलती है, कल सफलता नहीं मिली तो आपकी प्रसन्नता का क्या है?
शरीर में यदि कैंसर पैदा हो गया तो मन की प्रसन्नता का आपके पास प्लानिंग क्या है? यदि इस सभा में बैठने वाले के पास फ्यूचर प्लानिंग, कई लोग मुझे बोलते महाराज साहब एफडी हमने इसलिए बनाई कि फ्यूचर प्लानिंग है। मैं आपको दो ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक लड़का, मां इनकी ओल्ड एज आश्रम में थी, मां ने लड़के को फोन करके बोला कि बेटा, ओल्ड एज आश्रम में मां थी और मां ने बेटे को बोला कि इतना का बेटा एक बात बताना चाहती हूं, जब से तुम मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखे गया तब से तुम मुझे हर महीने के 300 रुपया देता था। 3600 रुपया 10 साल से मैं यहाँ हूँ, मेरे पास 36,000 की बैलेंस है। ओल्ड एज आश्रम में मेरा नेचर अच्छे होने के हिसाब से एक भी रुपये का खर्च मुझे नहीं हुआ। 10 साल मुझे ओल्ड एज आश्रम में हो चुके हैं। बेटा 36,000 रुपया तुझे वापस देना चाहती हूँ। बेटे के मन में भाव आया कि मम्मी मैंने पैसा दे दिया, वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं, तेरे पास ही रख दे। माँ ने बोला बेटा देख, या इतनी 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था है कि मुझे कोई एक भी रुपये की जरूरत नहीं, आने वाले दिनों में पैसे की जरूरत होगी भी नहीं, मगर मैं तुझे 36,000 रुपया देना चाहती हूँ। बेटा तू एक बार लेके चले जा। और अभी बेटा माँ को पूछ रहा है कि मेरी ना होने के बावजूद ये 36,000 रुपया देने का तेरा इतना ज़्यादा आग्रह क्यों? यहाँ बैठने वाले सब गंभीरता से सुन लेना। माँ ने बेटे को इतना ही कहा कि बेटा एक बात बताऊं, इतने अच्छे संस्कार तुझे मैंने दिए थे, इतने अच्छे संस्कार। एक माँ होकर के बेटे को जो कुछ भी देना चाहिए वो सब अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। मुझे कोई दुख नहीं है, 10 साल से बिल्कुल मजे से रहती हूँ, मगर कल रात को सोते सोते मेरे मन में विचार आया कि तुझे 36,000 रुपया वापस तो दे दूं। तब माँ ने, लड़के ने पूछा मम्मी आग्रह क्या है? ये तेरे पास रहा, मेरे पास तो पर्याप्त तो पैसे, तेरे पास रहे तो दिक्कत क्या है? माँ ने इतना ही कहा बेटा, एक ही मन में सोच आई, इतने संस्कार देने के बावजूद भी तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। शिकायत नहीं करती हूँ, मगर एक बात तुझे मन में आता है कि संस्कार देने के बावजूद तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। तेरे बेटे को तो तू न संस्कार दे रहा है, न समय दे रहा है, और आने वाले दिनों में तुझे यदि ओल्ड एज आश्रम में जाना पड़ेगा तब ये 36,000 रुपया काम लेगा। इसलिए तेरा बेटा शायद वो पैसा दे। आपको भी कभी मन में होगा कि महाराज साहब ये साधु जीवन क्यों, ये डोनेशन देने का भाव क्यों? हर जगह आपको लगेगा कि महाराज साहब ये व्यवस्था सुबह, एक ही कारण, थिंक फ्यूचर। आपके बेटे के साथ आपकी बनती नहीं है, थोड़ा थिंक फ्यूचर। जल्दबाजी में बेटे से बिगाड़ देते हो, पत्नी से बिगाड़ देते हो, मित्र से बिगाड़ देते हो। थोड़ा लंबा सोचो। जब शरीर कुछ काम नहीं करेगा तब आपके बाजू में कौन रहेगा? डाइवोर्स के केस रोज बढ़ते जा रहे हैं, एक ही कारण, बस थिंक प्रेजेंट नॉट फ्यूचर। शादी हो चुकी, 2 बेटे के बाप हो चुके, 2 बेटे की माँ हो चुकी, फिर भी डाइवोर्स बेटे का जो होगा सोगा। हम हमारा सब अभी साथ में नहीं रह पाते। एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आगे चलना चाहता हूं। शांति नगर अहमदाबाद में मेरी शिविर थी, 3000 लड़के शिविर में थे, और एक लड़के को पता चला कि महाराज साहब आज शिविर में कुछ व्यसन के खिलाफ और गुटखे के खिलाफ बोलने वाले हैं। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न में सबकी अंगुली खड़ी हो जाएगी क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ। ये गांव के गरीब आदमी को शायद नहीं पता, वो तो समझ में आता है। इतनी जो भी सभा खचोगच भरी हो उनके लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके हिसाब से यहां बैठने वाला कोई भी सिगरेट नहीं पीता होगा। मेरी सभा में जो भी बैठे उसमें से किसी के मुंह में सिगरेट नहीं जाती होगी, कहना की गारंटी? नहीं सुनाई पड़ा तो दूसरी बार बोलो।
नहीं नहीं, कभी कभी होता है ना, कान की थोड़ी दिक्कत होती है। ये इतनी बड़ी सभा में वेल एस्टेब्लिश पब्लिक जो रीच है, जो एजुकेटेड है, उनको मैं पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर ने ये सिगरेट पीने से गलती होगी, वो भगवान महावीर की बात नहीं, आपके साइंटिस्ट ने बताई हुई बात। आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, मे बी पॉसिबल कैंसर का शिकार भी बन जाएंगे। तो इतना पढ़ने के बाद, जानने के बाद, और साइंस पर तो तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, मेरे वचन पे तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, साइंस पर तो तुम्हारी पूरी श्रद्धा है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सबकी अंगुली खड़ी हो सकती है? महाराज साहब, हम पढ़े लिखे आदमी, हम अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते, 100% हम स्मोकिंग नहीं करते, ये बोलने की तैयारी क्या है? ओके, 3000 लड़के की शिविर में मैं गुटखा के खिलाफ बोलने वाला था। एक लड़का मेरे पास आया जिनका ये गला बिल्कुल कैंसर से ग्रस्त था। महाराज साहब, एक विनंती करूं आपको, मैंने सुना है कि आज महाराज साहब आप गुटखा के खिलाफ बोलने वाले हो, एक विनंती आपको करना चाहता हूं, ये 3000 लड़के के बीच में महाराज साहब आप एक शब्द मत बोलो, मुझे ही तो खड़ा कर दो। ये मेरी पत्नी पीछे बैठी बैठी रो रही है महाराज साहब, ये मेरा एक लौता बेटा बोल रहा है कि पप्पा तुमने ये गुटखा का पाप क्यों किया, आप मुझे अनाथ बना के निकल जाएंगे। महाराज साहब प्लीज 2 ही मिनट मुझे देना, आप गुटखा के खिलाफ 10 मिनट बोलो, इनके पहले लोगों को, लड़के को मुझे देख ले दो। और लड़के को मैंने खड़ा कर दिया, उसने ये कपड़ा निकाल दिया, इतनी बड़ी गांठ और निकलने वाला खून, बड़ी मुश्किल से बोला कि गुटखा की पूरी पेट में डालने के पहले मुझे देख लो, महाराज साहब का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। और 3000 लड़के ने खड़े होकर के प्रतिज्ञा ले ली, जीवन में कभी गुटखा नहीं खाएंगे। और एक बात मैं आपसे गंभीरता से पूछना चाहता हूं, मेरे उपदेश को इंप्लीमेंट करने की आपकी तैयारी न हो, माफ, आपके अनुभव को देख करके इंप्लीमेंट किए क्या? अनुभव, उपदेश तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। आपका अनुभव, जहां जहां भी तुमने मार खाया वहां से बचने की तुम्हारी तैयारी है क्या? थिंक फ्यूचर, आने वाले दिनों में 10 साल 20 साल में मरने की बात मैं नहीं करना, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, गत रविवार योगी सभागृह में भी कहा था, आज भी आपको मैं कहना चाहता हूं, भगवान महावीर का धर्म ये कभी नहीं कहता है आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। भगवान महावीर का धर्म ये कहता है आप जहां जीवन तुम्हारा चलता है वहीं मैं स्वर्ग पैदा कर सकता हूं, ये ताकत धर्म की। वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज वी आर इन हेवन। मरने के बाद हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, आपको कहां जाना है? टीचर ने बोला लड़के को, जिसको भी स्वर्ग में जाना है अंगुली खड़ी करो। और स्वर्ग का वर्णन किया, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा, हर लड़के ने अंगुली खड़ी कर दी और एक लड़का ऐसे ही खड़ा रहा। और टीचर को लगा उसने सुना है कि नहीं सुना है, फिर से बोला दोस्त मैंने जो बोला तूने सुना कि नहीं? यहां स्कूल की छुट्टी के बाद जिसको भी स्वर्ग में जाना है अंगुली खड़ी कर, और तू खड़ी नहीं करता। सुना स्वर्ग का महिमा पता है, हर चीज का पता है, फिर अंगुली खड़ी क्यों नहीं करता है? सर मम्मी ने बोला है कि स्कूल छूटे सीधा घर पे आना, कहीं जाना नहीं। नंबर 1, थिंक फ्यूचर। नंबर 2, बहुत गंभीर सब्जेक्ट, थिंक सिग्नेचर। सच बोलो, किसी का चेक यदि आपको मिले पहले फिगर को देखेंगे कि सिग्नेचर को देखेंगे? जानना चाहता हूं, 5 लाख और 5 करोड़ का चेक पे फिगर लिखा है, मगर यदि साइन नहीं होगी, मैं पूछना चाहता हूं क्या देखेंगे? एक गवर्नमेंट की नोट पर रिजर्व बैंक की सिग्नेचर है मैनेजर की, इसलिए तो 500,000 की नोट काम लगती है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके सामने यदि कोई ड्राफ्टिंग आता है, पहले ड्राफ्टिंग देखते हो कि सिग्नेचर देखते हो? थोड़ा गंभीर प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ड्राफ्टिंग पढ़ते हो कि सिग्नेचर देखते हो? क्या जवाब?
ड्राफ्टिंग की सिग्नेचर। ओके, आपके जीवन में मैं एक बताना चाहता हूं, आज आपके सामने में जो कुछ भी बात करना चाहता हूं, यदि वो बात के नीचे मेरा सिग्नेचर है, ये ड्राफ्टिंग तुम कबूल करते हो कि ड्राफ्टिंग पे कमेंट करते हो? जानना चाहता हूं। आज प्रवचन में जो बोल रहा हूं उस पर भगवान महावीर के सिग्नेचर है, भगवान महावीर। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमने साधु जीवन लिया, ड्राफ्टिंग नहीं देखा, सिग्नेचर देखा। हमारे गुरुदेव ही वॉज द डिकॉम एमसी लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट बिफोर 100 ईयर्स। और ड्राफ्टिंग हमने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया, सिग्नेचर देख लिया, हमारा काम बन गया। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपकी मम्मी पापा ने आपके लिए जो ड्राफ्टिंग किया, वो ड्राफ्टिंग पढ़ते हो कि सिग्नेचर किया? वो सिग्नेचर देख करके ड्राफ्टिंग का स्वीकार करते हो? रिपीट करना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? सिग्नेचर देखने की, ड्राफ्टिंग पढ़ने की? छोटा सा प्रश्न। हमारा साधु जीवन इतना हाइट पे चल रहा है ड्यू टू सिग्नेचर, नॉट ड्राफ्टिंग। एक बात, मेरी बात बताऊं मैं, आई एम ओनली मैट्रिक पास। यहां बैठने वाले के दिमाग में यह बात बैठेगी नहीं बैठेगी मुझे मालूम नहीं, मगर मैं सिर्फ मैट्रिक पास कॉलेज देखी नहीं। और आपको लगता है कि मैट्रिक पास आपका बेटा उनका फ्यूचर बनेगा? आपको लगता है? रिपीट, आपका बेटा सिर्फ मैट्रिक पास है तो आपको लगेगा कि उनका भी फ्यूचर बनेगा? नहीं। क्या लगता है? जानना चाहता हूं, क्या आपका बेटा मैट्रिक होगा तो फ्यूचर बनेगा, ये लगता है आपको? और मेरा बन गया, इनका क्या? क्या लगता है आपको? और एक बात, एमकॉम एलएलबी वाले का फ्यूचर निश्चित बन जाएगा, ये गारंटी? तो तुम ये इतने पागलपन, ये क्या, किसका नशा है तुम पर? मैं यहां एजुकेशन को गाली देने के लिए नहीं, मगर मैं इतना कहना, एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। आपके बेटे को लेकर के आप इतना चिंतित हो कि मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, डिग्री नहीं लेगा तो उनका क्या होगा, ये तो मेरे मन में से निकाल दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आई एम ओनली मैट्रिक पास। भिखारी जा रहा था और भिखारी एक कोने पे बैठ गया। भिखारी ने लड़के को पकड़ा, दोस्त कुछ दे दे। लड़के ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। यार पैंट शूट पहन के घूम रहा है, बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, खुद तो दे दे, होना चाहिए तेरे पास। आखिर लड़का खड़ा रह गया और लड़के ने जेब में से कुछ निकाला। भिखारी देखते चला ये क्या निकालता है, निकाला। और निकालने के बाद भिखारी को वो लड़के ने अपनी एमबीए की डिग्री दे दी। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, मैं ये तुझे दे सकता हूं। और वो लड़के को लगा कि मेरी एमबीए की डिग्री को देख करके भिखारी खुश हो जाएगा, मगर भिखारी ने बोला 2 मिनट रुक जाओ। और भिखारी अपनी जेब में से निकल के सीए की डिग्री दे दी, मैं तुझे दे दी। आपको सिर्फ एक बहुत गंभीर बात, नंबर 2, हमने मां बाप के ड्राफ्टिंग को चैलेंज किया। रात को 11 बजने के बाद किसी की मम्मी ने अपनी बेटी को कहा, माहौल बाहर का बहुत गलत है बहन, बाहर न जाए इसी में चाहती हूं। ये बेटी ने मां के ड्राफ्टिंग को चैलेंज किया है। आज एक बात गंभीरता से आपको कहना, हर जगह चैलेंज चल रही है। परमात्मा के ड्राफ्टिंग को चैलेंज, गुरु भगवान के ड्राफ्टिंग को चैलेंज, मां बाप के ड्राफ्टिंग को चैलेंज। जहां भी मॉरल कल्चर की बात है वहां हर जगह चैलेंज 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 करने वाले निकले हैं।
आज तुम वो माहौल में बैठे जहां मीडिया में यह सर्वे आता है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेक्सी स्त्री कौन है, इनका सर्वे चल रहा है। पूरे बंबई में सबसे पवित्र स्त्री कौन है, उनका सर्वे कभी नहीं चला, नेवर। वो न्यूज मानने के लिए तैयार नहीं। यही सबसे ज्यादा सेक्सी स्त्री कौन है। हर मॉरल की, कल्चर की मजाक करो, मस्करी करो, उनको जितना हो सके उतना उड़ाओ। लक्ष्मण ने सीता के लिए जो रेखा खींची थी, उनकी मजाक चल रही है। आज वो लोग यहां बैठे कि शायद वो बोल सके यदि सीता के जमाने में हम होते तो लक्ष्मण को बोल देने की दोस्त ऑर्थोडॉक्स मत भाभी को हर तरह की छूट दे देते। रामचंद्र जी की पत्नी सीता, उनके लिए यदि लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है, लक्ष्मण की सिग्नेचर को सीता ने निग्लेक्ट कर दिया। कृष्ण की सिग्नेचर को दुर्योधन ने निग्लेक्ट कर दिया। विभीषण की सिग्नेचर को रावण ने मजाक बना दी। विभीषण ने कहा था बड़े भाई रहने दो। हमारे परिवार में कभी यह माहौल नहीं बना कि किसी परिस्थिति को उठा के तुम लेके आए, ये क्या कर रहे हो, निकल जाए यहां से। नतीजा क्या था आप सबको मालूम है। रामायण का युद्ध विभीषण की सिग्नेचर को निग्लेक्ट करने का परिणाम था। सीता का अपहरण लक्ष्मण की सिग्नेचर को निग्लेक्ट करने का परिणाम था। महाभारत का युद्ध कृष्ण की सिग्नेचर को निग्लेक्ट करने का परिणाम था। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, थिंक सिग्नेचर। मेरे जैसा साधु ना आपसे 1 रुपया की मैं उम्मीद करता हूं, ना मेरे स्वार्थ की कोई बात करना चाहता हूं, मगर आपके जीवन को लेकर पूछना चाहता हूं। मैं जो बोलता हूं इनके लिए भी तुम्हारे मन में एनालिसिस, पोस्टमार्टम चलता है। अहमदाबाद का एक प्रसंग, 31 दिसंबर का माहौल, करीबन मैं 14 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम में अहमदाबाद में था। ट्रेन योर ब्रेन। 31 दिसंबर को खुद की लड़की 11 बजे घर से बाहर निकलने वाली थी। मां ने रोका, बहन मत जा। मम्मी तेरी बेटी पे तुझे क्या भरोसा नहीं है? भरोसा पक्का है मगर माहौल पे भरोसा नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, भरोसा पक्का है तेरे पर मगर माहौल पे भरोसा नहीं है। पानी चाहे गंगा का हो, गटर का हो, ढलान के पास पानी नीचे उतर जाता है। रिपीट, पानी चाहे गटर का हो, चाहे गंगा का हो, ढलान के पास उसको बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माहौल इतना बिगड़ा है कि बहन मैं तुझे ना बोलती हूँ कि प्लीज तुम मत जा। और लड़की ने बोल दिया मम्मी मैं जाऊंगी। मदर वॉज द टोटली हेल्पलेस। ना बोलने के बाद लड़की की फिर भी मम्मी ने पूछा जाएगी तो कहां जाएगी? कहां जाती है? मेरी सखी है, बस रात को 12 बजे घर पे वापस, सिर्फ 1 घंटा मुझे जाने की इजाजत दे दे। मां की ना होने के बाद भी लड़की निकल गई। 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात को मां टेरेस में घूमती रही कि बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे के करीब घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, बेटी जोर से दौड़ करके मां को चिपक करके रोने लगी, मां मुझे माफ कर दे। मां आखिर मां थी। उसने इतना ही कहा बहन कुछ चिंता मत कर, मैं तेरी मां हूं, अंदर आजा। क्या हुआ? कमरे का दरवाजा बंद करके बेटी को पूछा हुआ क्या, और बेटी ने जो हुआ वो बता दिया। 14 साल पहले अहमदाबाद के पेपर के फुल पेज इनसे भरे हुए थे।
वो लड़की ने बता दिया, मम्मी मेरी सखी ने सिर्फ इतना ही कहा था, हम ही घूमने के लिए जाएंगे। मगर 1 किलोमीटर जाने के बाद पता चला 5 लड़के भी मेरे साथ थे, 5 लड़के और 5 हम। किसी होटल में जाना हुआ, मालूम नहीं था मम्मी ये साजिश क्या होगी। कुछ पिलाया, पिलाने में कुछ डाल दिया, करीबन में बेहोश जैसी हो गई। 5 लड़के ने पूरी रात मेरे पे रैप किया। मम्मी कुछ बचा नहीं। तेरी ना होने के बावजूद, तेरी ना होने के बावजूद भी तेरी लड़की ने ये जोखम उठाया। अभी लगता है कि तू सच्ची थी। आखिर मां तो मां है, मां ने बेटी को संभाल लिया, कोई चिंता मत कर, कुछ भी हुआ मैं तुझे संभाल लूंगी। मगर कहीं ना कहीं किसी को बात लीक हुई और पता चला। ये समाज, लड़की पे फोन आने लगा, मेरे साथ रात कब आती है। फोन से लड़की थक गई, मां को फोन दिया। मां ने बोला, भाई अभी शांति रखो, जो हुआ सो हुआ, मेरी बेटी को मैं संभाल लूंगी। मगर लोग कहां बैठने देते। 4 दिन तक पूरी इनकी हालत इतनी बिगड़ गई और लड़की देखते रही। मेरी एक ही गलती से माता पिता को, पूरे परिवार की क्या इज्जत बदनामी हो रही है। और मां को पूछे बिना, बाप को पूछे बिना रात को 12 बजे लड़की ने उठ करके सुसाइड कर लिया, पंखे के नीचे रस्सी लगा के खत्म हो गई। आज इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाह रहा हूं, सिग्नेचर को चैलेंज। योर पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग बट योर पेरेंट्स कैन नॉट बी बैड। आपके मां बाप गलत हो सकते हैं, बुरे नहीं होते। आज इतनी बड़ी सभा में आपको मैं पूछना चाहता हूं, सिग्नेचर देखा? आपके लिए मैंने कुछ कहा था, एक बार सिग्नेचर चेक कर लो। आपके जीवन में आपके सुख की जिसको चिंता है, जीवन में कभी आपको दुखी करने का जिसने प्रयास नहीं किया, सोचा भी नहीं, ऐसे मां बाप ने तुम्हारे लिए कोई ड्राफ्टिंग रखा है। यहां मैं मीडिया बैठा तो मैं मीडिया को भी राय देना चाहता हूं। भगवान के ड्राफ्टिंग पर, गुरु भगवान के ड्राफ्टिंग पर, मां बाप के ड्राफ्टिंग पर चैलेंज करने की बात इस यंग जनरेशन को मत समझाओ यार। आप यदि मुझे डेफिनेशन बता सकते इस सभा में बैठने वाले स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, शायद बोलो रेड सिग्नल के बाद गाड़ी रोकना वो स्वतंत्रता क्या खून है क्या? रेड सिग्नल के पास गाड़ी को रुका देना वो स्वतंत्रता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आज वो माहौल चल रहा है, किसी भी रेड सिग्नल पर तोड़ो सबको। हर गलत चीज को कानूनी मान्यता मिल रही है, हर गलत चीज को चैलेंज करने वाला कोई मिलता नहीं। आज हमारा जीवन इतना सच साफ सुथरा चल रहा है ड्यू टू ड्राफ्टिंग, नॉट ड्राफ्टिंग बट सिग्नेचर। इतनी बड़ी समाज के दिन के प्रवचन में मैं अपने आप को नसीबदार मानता हूं और आपको भी लाख लाख धन्यवाद देता हूं। ऐसी चीज सुनने के लिए तुम दौड़ दौड़ के आते हो। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, ड्राफ्टिंग के सामने नजर मत रखो, सिग्नेचर तो कभी देखो कि किसकी सिग्नेचर है। मेरे पिताजी की सिग्नेचर। इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब देने के मूड में है क्या? महाराज साहब हम सिग्नेचर को फॉलोअप करते, ड्राफ्टिंग की बहुत चिंता नहीं करते। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था मगर सिग्नेचर जी कच्छाधिपति की निकल गया दिल्ली। मेरे मन की और आगे की बात बताऊं, आज मैं 296 किताब पे पहुंचा। मैं मैट्रिक पास होने के बावजूद ये ताकत ड्राफ्टिंग की नहीं थी, सिग्नेचर की थी। मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 19 साल की उम्र में साधु बना, नहीं करना पड़ेगा, और 28 साल की उम्र तक किसी को मैं पोस्टकार्ड भी लिख नहीं सकता था, यू बिलीव इट और नॉट।
मेरे सामने 9 साल की साधु जीवन में मैं कभी किसी को पुरस्कार नहीं लिख पाया। जब भी गया गुरुदेव के पास तो गुरुदेव ने मुझे पूछा ड्राफ्टिंग, गुरुदेव ने कहा मैंने पुरस्कार किसी को लिखने का प्रश्न आया, मैंने लिख दिया। और एक दिन पालनपुर में चातुर्मास था, दोपहर को 2:30 पर गुरुदेव भुवन भानु सूर्य महाराज ने मुझे बुलाया। रत्न सुंदर, मैं चाहता हूं लिखना शुरू कर दे। जो साधु एक पोस्टकार्ड लिख नहीं सकता था, वो साधु को लिखने का ऑर्डर करने की गुरुदेव की मानसिकता। रत्न सुंदर, मैं चाहता हूं लिखना शुरू कर दे। मेरी औकात को देख करके मैंने सिर्फ एक ही कोटेशन में गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आप मुझे जानते हो, मैं एक पोस्टकार्ड भी नहीं लिख पाता हूं। अब वो टाइम के गुरुदेव की आंख मेरे सामने लगी हुई थी और आपने मुझे इतना ही कहा, रत्न सुंदर मेरे वचन पे तुझे भरोसा है कि नहीं? ये ड्राफ्टिंग देख लिया। 2:30 पे गुरुदेव की आज्ञा, 2:35 पर मैंने हाथ में कलम उठाई और 297 किताब तक मैं पहुंचा हूं। कलम रुकी। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मेरे ड्राफ्टिंग पर यदि मेरी सही दिखाई पड़ेगी, सिग्नेचर, आप स्वीकार कर लेंगे क्या? क्या लगता है? जो ड्राफ्टिंग में आपको देता हूं नीचे मेरी साइन है, वो साइन देखेंगे, ड्राफ्टिंग देखेंगे? सोच के बोलना, नहीं तो मैं अभी प्रयोग करता हूं। और एक बात बताऊं, यदि सिग्नेचर देखने वाले होते हैं तो देश में क्राइम के केस इतने बढ़ते ही नहीं। आज देश में क्राइम के केस बढ़ रहे, उनका कारण है ड्राफ्टिंग देखने की मानसिकता, सिग्नेचर को अवॉइड कर रहे हैं। कानून का भंग करना वो क्या है? ड्राफ्ट सिग्नेचर नहीं देखना, वही है ना। गवर्नमेंट एक सिग्नेचर बनाए संविधान से। और एक बात बताना, हाँ बात निकली तो मैं पूछना चाहता हूं, देश संविधान से चलता है, आपकी कोर्ट भी संविधान से ही चलती है ना, डॉक्टरी लाइन भी संविधान से चलता है, हमारी साधु संस्था भी संविधान से चलती है, और क्रिकेट की मैच भी संविधान से चलती है, और एक कुश्ती भी संविधान से चलता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके फैमिली लाइफ में परिवार के लिए कोई संविधान है क्या? आज इतनी बड़ी सभा में ऊपर नीचे बैठने वाले को पूछना, आपके परिवार के लिए कोई संविधान है क्या? भाई, परिवार के लिए कोई संविधान? मैं मीडिया यदि बैठा तो उनको पूछना चाहता हूं, मीडिया का कोई भी संविधान है क्या? जानना चाहता हूं, संविधान की व्यवस्था है कि नहीं? संविधान का भंग करने वाले को सजा होती है। मैं पूछना चाहता हूं, परिवार का कोई संविधान? नो आंसर फ्रॉम यू, नॉट एनीवन। आज ये ताकत, जीवन में कभी ड्राफ्टिंग देखने का प्रयास नहीं किया, सिग्नेचर किसके देख लिया, बात खत्म करो। ट्रेन योर ब्रेन। मेरे मन को मैं महाराज साहब ट्रेन करना चाहता हूं। ये ट्रेन करना इनका अर्थ है बस एकदम मैं चेक करना चाहता हूं मेरे मन ने मुझे कहां डुबाया, कहां फंसाया। थिंक फ्यूचर, थिंक सिग्नेचर। आप यदि मुझे जवाब दे सकते हो तो मैं जानना चाहता हूं, सिग्नेचर देखने के नहीं देखने के पीछे आपके लॉजिक क्या है? 2 ही मिनट में यदि आप बता सकते हो, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। ये बोलने वाले मेरे पिताजी हैं, ये बोलने वाले मेरी मम्मी है, ये बोलने वाले मेरे गुरुदेव है, बोलने वाले परमात्मा है। हर तरह सिग्नेचर की इतनी बड़ी ताकत दी, हमने सिग्नेचर को अवॉइड करने की गलती क्यों की?
आगे चलूं कि कोई जवाब मिलेगा तुमसे? सुनिए, एनी आंसर फ्रॉम यू? रात को 9:30 बजे के घर से बाहर नहीं जाना वो मेरे परिवार का संविधान था। मैंने 19 साल की उम्र में दीक्षा ली, तब तक घर की एक व्यवस्था थी, रात को 9:30 बजे के बाद एक भी फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलेगा। आपके परिवार का कोई संविधान है? बिना संविधान देश नहीं चलता, बिना संविधान कोर्ट नहीं चलती, बिना संविधान डिस्पेंसरी नहीं चलती है, बिना संविधान साधु संस्था नहीं चलती है, बिना संविधान लायन जायन जैसी रोटरी क्लब कोई नहीं चलता है। आपका घर का संविधान है क्या? इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब नहीं माना सभी मेरे घर का संविधान है, कोई नहीं उनका भंग कर पाएगा। थिंक सिग्नेचर, और एक बार तुम ये सिग्नेचर को चेक कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। एक नंबर थिंक फ्यूचर, वो फ्यूचर की बात, सिग्नेचर प्रेजेंट की बात। अच्छा करने का मन नहीं था, फिर भी गुरुदेव ने सिग्नेचर देखी और शुरू कर दिया, हो गया बहुत कुछ अच्छा। ये सुनील ने भले ही बोता, मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? थोड़ा आपसे भी मैं थोड़ा डिबेट करना चाहता हूं, यदि आप बोल सकते हो तो। यहां बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे वो लोग मेरे सामने आए, मैं उनको पूछना चाहता हूं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या है? कौन सी डिसिप्लिन? नहीं, आप बोलो कि डिफरेंस क्या, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। आपके पास जवाब नहीं है तो मैं ही बताऊं। जहां मस्ती के साथ मर्यादा होती है, रिपीट, जहां मस्ती के साथ मर्यादा होती है वो है स्वतंत्रता, और जहां मर्यादा का भंग करके मस्ती की बात चलती है वो है स्वच्छंदता। रिपीट, जहां मर्यादा के साथ मस्ती की बात चलती है, मर्यादा के साथ मस्ती, विरोध नहीं, मस्ती का कोई विरोध नहीं, मगर मर्यादा में मस्ती। आप गाड़ी चलाओ, विरोध नहीं है, छूट है, स्वतंत्रता है तुम्हें, मगर मर्यादा के साथ रोड पे गाड़ी चलाओ, किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। रेड सिग्नल पे 100% तुम्हें गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है, मर्यादा है। गाड़ी चलाने की देश में स्वतंत्रता है, मगर मर्यादा साथ में है। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, शायद बोलो अकेली मस्ती चाहिए कि रेव पार्टी क्या है? यंग जनरेशन जा रही है रेव पार्टी में, यंग जनरेशन जा रही है गुटखा खाने में। और मुझे एक बात का जवाब देंगे, यदि इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? बहुत सोच के मुझे बताना। आज के जमाने में क्राइम के केस यदि ज्यादा से ज्यादा होता है, साक्षर करते कि निरक्षर करते? क्राइम क्या है? आप तो जज हो ना, आपको तो मालूम होगा ना। क्या? साक्षर। ओके, अमीर आदमी करता है कि गरीब आदमी करता है? शायद बोलो व्हाट इज द रीजन? आप यदि मुझे बता तो मैं आपसे जानना, क्योंकि यहां जज साहब बैठे। मैं भी पॉसिबल, आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, मगर आपने भी बताया कि महाराज साहब क्राइम के ज्यादा के साक्षर कर दे। वाई? पढ़ा लिखा आदमी तो उनके बाद तो समाज की, राष्ट्र की अपेक्षा है कि पढ़ा लिखा आदमी साफ सुथरा रहेगा और देश की सेवा करेगा। वही बदमाशी क्यों करता है? जज साहब आप मुझे बताएंगे, आपको कोई रीजन दिखाई पड़ता है? मुझे जो रीजन बताई पड़ता है वो तो मैं आपको बताना चाहता हूं।
मगर आपको कोई रीजन दिखाई पड़ता है कि पढ़े लिखे आदमी ज्यादा क्राइम के केस क्यों करते, जब होना अलग चाहिए। जिनको कोई कानून का पता नहीं वो में भी पॉसिबल क्राइम कर सकते, जानबूझ करके कानून का पता होने पर भी कानून का भंग करते पढ़े लिखे आदमी। व्हाट इज द रीजन? एकाध रीजन तो आपके मन में भी होगा ना कुछ। सच बताऊं, मैं बरसों पहले भावनगर के बाजू में था ना, साक्षरता अभियान चल रहा था, और न मालूम आज के मीडिया, आज के पॉलिटिशियन और तुम सब, तुम्हारे सभी के मन में एक ही बात है कि महाराज साहब ये देश का सबसे ज्यादा कल्याण शिक्षा से ही होगा। ये न मालूम तुम्हारी खोपड़ी में कहां से बैठ गए। आप भी यही मानते हो कि यदि हम पीछे हैं तो इनका कारण कि हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र में शिक्षा कम है। आपको मैं बताऊं, मैं सोनिया गांधी से मिला और सोनिया गांधी को एक प्रश्न पूछा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड यदि स्टेट कोई हो तो केरला है, 100% एजुकेटेड। और मैंने सोनिया गांधी को डॉक्यूमेंट दिया था, वो हर 24 घंटे में एक एजुकेटेड लड़का सुसाइड वहां कर रहा है। हर 24 आवर्स में एक लड़का पढ़ा लिखा सुसाइड कर रहा है। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट 100% केरला, और वहां सबसे ज्यादा सुसाइड की संख्या एजुकेटेड लड़के की। व्हाट वाज द रीजन? आपको जवाब नहीं। मैं मैट्रिक पास होने के बाद भी मुझे मालूम है इनका कारण क्या हो सकता है। आप बता सकते हैं कि कारण क्या है? सोनिया गांधी ने मुझे बताया, महाराज साहब मैं भी नहीं समझ पाती ये स्थिति क्यों हो चुकी है। और यहां बैठने वाले कोई मजाक आ जाए ऐसा प्रश्न पूछूं। मैं अभी औरंगाबाद जाके आया, मेरा प्रवचन चल रहा था एक स्कूल में, नाम नहीं बताना चाहता हूं स्कूल का। लड़के बैठे थे, माँ बाप बैठे थे, और टीचर और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट तीनों बैठे थे। शायद यहां भी वही स्थिति होगी। मैंने लड़के को पूछा कि आपको स्कूल में आने में आनंद ज्यादा या जाते वक्त आनंद ज्यादा? सुनाई पड़ा? हर लड़के ने जवाब दिया, सर जाते वक्त महाराज साहब आनंद ज्यादा। ओके। फिर स्कूल के टीचर जो मैनेजमेंट बैठे थे उनको पूछा कि स्कूल की छुट्टी है तब आनंद ज्यादा कि स्कूल में आना है तब आनंद ज्यादा? हर टीचर ने बता दिया हमारा साहब जब स्कूल की छुट्टी है तब आनंद ज्यादा। और अभी कॉन्ट्रावर्सी बात, माँ बाप को मैंने पूछा, हो गया बात पूरा? नहीं, आप ताली कैसी बजाई? माँ बाप को मैंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कब बेटा स्कूल में जाता है तब कि नहीं जाता है तब? आप बोलेंगे क्या? हाँ महाराज साहब स्कूल चालू हो तब घर में शांति। माने माँ बाप चाहते कि स्कूल चालू रहे, टीचर चाहता है स्कूल में नहीं जाना है, और लड़के भी चाहता है स्कूल में नहीं जाना है। ये स्थिति क्यों आई? मैं आगे चलना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन है कि आज ही इस अनमोल रत्न से जुड़कर अपने और दूसरों के जीवन को खुशियों से भर दें।